हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम की सीरीज़ का आज का हमारा डे नंबर 8 है, जिसमें हम 100+ MCQs डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। ठीक है, लास्ट हमने जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड MCQs को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अब। तो 100 MCQs को मैं ऑलरेडी डे नंबर 7 की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आपके 100+ MCQs ये अब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट करेंगे। दिया गया है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, आपको बताना है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी, मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। बाकी डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी विच इज़ ग्रेविटी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। पूछा गया है इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट बिकेम्स 1/4 ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो अर्थ का रेडियस है वो 1/4 हो जाए जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका। ठीक है, द डेविएशन ऑफ 1 ईयर विल बी बिकेम। तो जो डेविएशन है 1 ईयर का वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 टाइम्स। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। पूछा गया इफ़ द अर्थ वर टू स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि अर्थ जो है ये इसकी रोटेशन स्टॉप हो जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा गया इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन अनचेंज्ड और बिकेम ज़ीरो। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ इंक्रीजेस, यानी इफ़ द अर्थ वर टू स्टॉप रोटेटिंग इट द वैल्यू ऑफ जी विच इज़ ग्रेविटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट है पूछा गया द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। किसी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ऑन द इक्वेटर, on the surface of the earth, at the center of the earth or on the poles of the earth. So right answer is option number D which is on the poles of the earth. Next question है the symbol of SI unit of inductance is H. It stands for। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो इंडक्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका सिंबल जो है वो एच है। एच स्टैंड्स फॉर पूछा गया है, तो यहाँ पर एच आपका स्टैंड करता है फॉर द हेनरी, यानी कि इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी, और हेनरी को हम डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, एच इसका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। पूछा गया है सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू। तो जो सोप बबल है वो आपकी स्फेरिकल शेप को अटेन करता है, किसके कारण, इनर्शिया, प्रेशर, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण सोप बबल जो है वो स्फेरिकल शेप को अटेन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इफ द अर्थ वर टू स्पिन फास्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम और नन ऑफ दीज। तो पूछा गया है कि जो अर्थ है वो फास्टर स्पिन करना स्टार्ट कर दे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल्स पे है उस पर क्या असर पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट रिमेन्स द सेम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 129। पूछा गया द टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज डिपेंडेंट ऑफ। तो टाइम पीरियड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ये आपका इंडिपेंडेंट होता है किसके, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द मास ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। द अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्पेस क्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इट विल। तो यदि एक बॉल जो है वो स्पेस क्राफ्ट से फेंकी जाए रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेस और अदर। नेक्स्ट इसका राइट आंसर यही बनेगा, ये आपकी कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन अ लिफ्ट। ठीक है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द पीरियड विल बी remain unaffected, be shorter, be longer or none of these. So the right answer is option number B. It will be
लॉन्गर, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम जो है ऑसिलेट करेगा इन अ लिफ्ट, जब लिफ्ट जो है वो स्टार्ट होगी मूविंग अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो पीरियड जो है वो लॉन्गर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज करेक्ट। तो सैटेलाइट है जो कि आपकी ऑर्बिट कर रही है अराउंड द अर्थ, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सैटेलाइट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग, ठीक है। और उसके जो आपका ऑर्बिटिंग के लिए जो है सैटेलाइट को एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, किसी भी आवश्यकता नहीं होती है एनर्जी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको बताना इंस्ट्रूमेंट बताया गया है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है, नहीं पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कैंडल। कैंडल में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। बाकी तीनों का आपको ध्यान में रखना है। लेज़र ये आपका कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, लाइट एमिटिंग डायोड भी, और टेलीविज़न सेट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको कैंडल दी गई है प्रीवियस, ये कैंडल का प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ कि ये किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है, और किस में करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया अ कार इज रनिंग ऑन अ रोड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार इज व्हाट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछली बार आपका कई बार एग्जाम्स में ये देखा गया है, तो इसीलिए इसको इंक्लूड किया मैंने। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि एक कार जो है विच इज़ रनिंग ऑन अ रोड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, उसका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी वो इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ 146 है, जो आपका वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है आपकी वॉशिंग मशीन। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग्स मॉड्यूल ऑफ परफेक्टली रिज्ड बॉडी इज। तो यंग्स मॉड्यूल पूछा गया है फॉर अ परफेक्टली रिज्ड बॉडी, तो वो क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ इन्फिनाइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ लिक्विड इज। तो मॉड्यूलस पूछा गया है ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ लिक्विड की रिजिडिटी का मॉड्यूल, ठीक है, तो ये होगा आपका 0, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, इनमें से कौन सा आपको बताना है कि मोस्ट इलास्टिक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टील जो है वो मोस्ट इलास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, तो डेंसिटी जो है रेशियो होता है किसका, मास इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पर मास, मास प्लस वॉल्यूम, और मास पर वॉल्यूम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज वॉल्यूम पर मास। तो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर दैन इन ऑर्डनरी वाटर। तो सी वाटर में स्विम करना ईजियर होता है देन इन द ऑर्डनरी वाटर, इसका कारण पूछा गया है। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि डेंसिटी, जो आपकी डेंसिटी होती है सी वाटर की, वो हायर होती है देन दैट ऑफ ऑर्डनरी वाटर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, द प्रेशर एट बॉटम ऑफ अ लिक्विड टैंक डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो प्रेशर होता है, ठीक है, लिक्विड टैंक के बॉटम पे जो प्रेशर होता है वो डिपेंड नहीं करता है, आपसे पूछा गया है कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, अ पीस ऑफ आइस हैज़ अ स्टोन इन इट and floats in a vessel containing water. When the ice melts, the level of water in the vessel would dash. तो बताया गया आपको यहाँ पर कि एक आइस का पीस है, ठीक है, हैज़ अ स्टोन इन इट, इसके अंदर एक स्टोन है और वो फ्लोट कर रहा है इन अ वैसल कंटेनिंग वाटर। जब ये आइस मेल्ट करेगी तो जो वाटर का लेवल होगा वैसल में वो क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, फैल, राइज, और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज़ फैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, पूछा गया ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो कौन से किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, न्यूटन्स लॉ पे, पास्कल लॉ पे, आर्किमिडीज लॉ पे, या जूल्स लॉ पे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज
पास्कल लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ के ऊपर वर्क करती है, ठीक है, पास्कल लॉ प्रिंसिपल पे वर्क करती है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन को किसने डिस्कवर किया आपको बताना है यहाँ पर। सो द लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है ये डिस्कवर किया गया है बाय द आर्किमिडीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 158 लैक्टोमीटर्स। लैक्टोमीटर्स आपको पता है यूज़ होता है टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर जो कि यूज़ होता है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन द डैश प्रिंसिपल। तो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, ये वर्क कौन से प्रिंसिपल पे करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर वर्क करते हैं। दोनों के वर्क आपको ध्यान में रखने हैं। लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, और दोनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। 159 है, पूछा गया है टू पीसीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स, यानी डिफरेंट मेटल्स के दो पीसीस लिए गए, व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर एक्सपीरियंस इक्वल अपथ्रस्ट देन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ पीसीज हैव इक्वल वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, अ स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन अ बकेट फुल ऑफ मर्करी will dash sink into the water, float on the surface, will dissolve, or none of these. So the right answer is option B, it float on the surface. तो इस स्फेरिकल बॉल जो कि स्टील का बना हुआ, ठीक है, इसे जब एक मरकरी बकेट एक बकेट फुल ऑफ मरकरी में जब आपका ड्रॉप किया जाएगा तो वो फ्लोट करेगा सरफेस पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। अब रेन ड्रॉप की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है किसके कारण। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन के कारण ये स्फेरिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, पूछा गया है इन ऑर्डर दैट अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ बोयंसी इज। बोयंसी जो बोयंट फोर्स है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है बोयंट फोर्स, ठीक है। फ्लोटेशन का चैप्टर जब टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ बोयंट फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो पूछा गया है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ बोयंसी क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इसका, इट शुड बी वर्टिकली अबव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेटेड when submerged in water, what will happen to its weight compared to its weight in air। तो कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो एक बॉडी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो वाटर में सबमर्ज होगा तब उसका वेट, एंड देन जब वो एयर में होगा तब उसका वेट एज कंपेयर्स टू क्या होगा उनके साथ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट डिक्रीजेस। यानी कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट सबमर्ज होगा वाटर में, ठीक है, व्हाट विल हैपन टू इट्स वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन एयर। तो जब उसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो एयर में आपका मेज़र किया जाएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 हमने कर लिया। 167, व्हेन प्योर वाटर बॉइल्स विगोरसली द बबल्स दैट राइज ऑन द सरफेस आर कंपोज प्राइमरली ऑफ। तो आप जब पानी को बॉयल करते हो तो वहाँ पर जो आपके बबल क्रिएट होते हैं वो किसके बने होते हैं प्राइमरली, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो बबल्स आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो बर्नौली का थ्योरम जो है वो बेस्ड है किस पे, इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। बर्नौलीज थ्योरम जो है एप्लीकेबल है किस पे, फ्लो ऑफ लिक्विड्स पे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर पे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज एप्लीकेबल टू फ्लो ऑफ लिक्विड्स। फ्लो ऑफ लिक्विड्स पे ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल डज नॉट एक्सप्लेन। तो इनमें से क्या है जो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज लिफ्ट ऑफ अ जेट। ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 171, एन आइडियल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजेंटल ट्यूब वेरिएबली डायमीटर, द प्रेशर इज लोएस्ट वेयर द डैश। तो स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है कि आइडियल लिक्विड जो है फ्लो करता है थ्रू अ हॉरिजेंटल ट्यूब और अ वेरिएबल डायमीटर, तो प्रेशर जो है वो लोएस्ट होगा कहाँ पर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेशर जो है लोएस्ट होगा जहाँ पर वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉयंट फोर्स, तो बॉयंट फोर्स की एग्जिस्टेंस किसने बताई थी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आर्किमिडीज के द्वारा जो है वो बताई गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायनेमिक डायनेमिक लिफ्ट इज रिलेटेड टू, तो डायनेमिक लिफ्ट आपकी रिलेटेड है किससे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर आपकी बेस्ड है, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड है डायनेमिक लिफ्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल, तो जब एक सोप बबल पे सम चार्ज आपका प्लेस कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए, इट्स रेडियस इंक्रीजेस, इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल इट्स रेडियस इंक्रीजेस। नेक्स्ट है एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो इज फाउंड इन, तो ये आपका पाया जाता है किसमें? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच इज डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो इज फाउंड इन डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग थ्रू अ विस्कोस मीडियम इज डैश, तो जब आपकी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है, ठीक है, देन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज व्हाट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ ज़ीरो। तो उसका जो बॉडी एक्सेलरेशन होगी बॉडी की वो ज़ीरो हो जाएगी जब आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जो आपकी है अचीव हो जाएगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 190, इफ़ टेम्परेचर राइजेस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन्स अनचेंज और नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस। यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, पूछा गया है अ स्मॉल एंड लार्ज रेन ड्रॉप्स आर फैलिंग थ्रू एयर, तो आपको बताना है द लार्ज ड्रॉप मूव्स फास्टर, द स्मॉलर ड्रॉप्स मूव फास्टर, बोथ मूव विद सेम स्पीड और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जब एक स्मॉल और लार्ज रेन ड्रॉप को जो है वो एक साथ आपकी गिरेंगी एयर में, ठीक है, तो जो लार्ज ड्रॉप्स हैं वो फास्टर मूव करेंगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 192, अ लिक्विड ड्रॉप अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, तो लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप अटेन कर लेती है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन, तो जब वाटर में आपका डिटर्जेंट ऐड कर दिया जाता है तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सरफेस टेंशन क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ अ लिक्विड वेट्स अ सॉलिड सरफेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, तो लिक्विड जब आपके सॉलिड सरफेस पे गिरता है, ठीक है, वेट कर देता है, गीला कर देता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, पूछा गया है लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको बताना है जब एक लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट नहीं करेगा। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट्स ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट है 196, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया ड्यू टू डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन है आपकी। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the temperature increases the angle of contact of liquid dash, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड यानी लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम और नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट डिक्रीजेस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर डिप्ड इन वाटर, तो दो कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, विद डिफरेंट डायमीटर्स, जब वो वाटर में डिप करेगी तो राइज ऑफ वाटर इज, तो वाटर का जो राइज होगा वो किस प्रकार का होगा? तो जो वाटर राइज करेगा ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, यानी जिसका डायमीटर स्मॉलर होगा उसमें जो है वो वाटर का राइज अधिक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 201, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज डैश, तो प्रिंसिपल आपको ये बताना है आपका इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
When there are no external forces, the shape of a liquid drop is determined by। तो आपको बताना है कि जब एक्सटर्नल फोर्स आपकी अप्लाइड नहीं होगी, ठीक है, द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड, तब जो लिक्विड की शेप है, ठीक है, वो आपकी लिक्विड ड्रॉप की जो शेप है वो किस पे डिटरमाइन करती है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट है, इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। तो इंसेक्ट्स जो है वो वाटर सरफेस पे मूव कर सकते हैं विदाउट, बिना डूबे हुए, तो उसका कारण आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस टेंशन के कारण जो है इंसेक्ट्स इजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है 204, मैनिस्क ऑफ मर्करी इन अ कैपिलरी इज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है 205, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो टेम्परेचर राइज करेगा तो सरफेस टेंशन क्या करेगा आपका, यह आपका डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा तो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम और किस नाम से जानते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ। तो वही आपका मिल्क से क्रीम आपका सेपरेट होगा तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, कौन सी फोर्स उसमें वर्क करेगी। तो राइट आंसर आएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। तो वही लिक्विड ड्रॉप आपकी स्फेरिकल शेप जो है वो अटेन कर लेगी किसके कारण। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नॉन एज। तो प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग, ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जब हम जो आपका विस्कोसिटी वाला टॉपिक था उसे डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ ही मैंने आपको बताया हुआ था। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ कॉन्कंटेशन, ठीक है, कॉन्कन, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सोप्स क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। तो सोप्स से जो है वो सरफेस को क्लीन किया जाता है, ये आपका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के ऊपर ये आपका बेस्ड है। सोप्स क्लीन सरफेसिस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन फ्लोटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर पूछा कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ इलेक्ट्रिकल करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बाकी मोमेंटम, moment of force and displacement are the vector quantities. Next है, an object with a constant speed, an object with a constant speed is not accelerated, might be accelerated, it always accelerated or also has a constant velocity। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है, तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी, might be accelerated। an object with a constant speed might be accelerated। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको यहाँ पर यूनिट बताना है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जूल सेकंड, ठीक है, जे एस से हम इसे डिनोट करते हैं और यही आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर। किलोवाट यूनिट है आपका टू मेजर व्हाट, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और करंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज़ पावर, ठीक है। किलोवाट आपका यूनिट है टू मेजर द पावर, ठीक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 230, पूछा गया है, लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर मेजरमेंट है किसकी, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ रॉकेट्स, स्टेलर डिस्टेंसेस और द स्पीड ऑफ लाइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेलर डिस्टेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है 231, पूछा गया, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर बाय। तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स को हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं बाय व्हाट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अटोमिक क्लॉक्स के द्वारा जो हम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स को एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। नेक्स्ट है 232, पूछा गया है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट
A straight line, the displacement time graph of a particle acted upon by a constant force is a straight line. Soaps clean surfaces on a principle based on, तो हम इसे ऑलरेडी रिपीट आपका क्वेश्चन है, ये आपका सरफेस टेंशन पे वर्क करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क। तो रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रॉकेट आपका वर्क करता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236 पूछा गया है, अ डीप सी डाइवर मे हर्ट हिज ईयर ड्रम्स ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ। तो जो आपका डीप सी ड्राइवर्स होते हैं, उन्हें उनके जो है वो एयर ड्रम्स को चोट लग सकती है ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ व्हाट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई वाटर प्रेशर के कारण जो एयर ड्रम्स है उनके हर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238 पूछा गया है, अ स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन अ बकेट ऑफ मर्करी। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फ्लोट करेगा सरफेस के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ विंड इज मेजर्ड बाय। तो विंड की वेलोसिटी को किससे मेजर किया जाता है। तो विंड की वेलोसिटी को जो है वो मेजर किया जाता है बाय यूजिंग एनियोमीटर, ठीक है। एनिमोमीटर के द्वारा जो है वो विंड की वेलोसिटी को मेजर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। तो किस टाइप का ये आपका मॉलिक्यूलर मोशन होता है जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करता है टुवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांसलेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल आपका जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है टुवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, डबल, सेम, ग्रेटर और स्मॉलर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250 पूछा गया है, इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट है, इफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इन एलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच द सन इज लोकेटेड कॉल्ड। सो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी, इट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय इट्स डैश। तो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो यूजली एक्सप्रेस की जाती है बाय इट्स मोशन, डायरेक्शन, इंटरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। पूछा गया है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान में रखना है, वेलोसिटी और टॉर्क, ठीक है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम यहाँ पर डिस्कस करें सभी का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पीड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज़ जो हैं ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव फर्स्ट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी। तो ग्रेविटी विच इज़ डिनोटेड बाय जी, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फर्स्ट टाइम किसने दी थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज़ कैवेंडिश। कैवेंडिश के द्वारा जो है वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई थी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और वीडियो में काफ़ी आई थिंक फास्ट हो रहा है, तो आप स्लो करके भी इसे देख सकते हो। यदि आपको स्लो लगता है तो आप फास्ट करके देख सकते हो। बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें, पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।